अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब के सिलसिले में आप लोगों को खुश आमदीद। आज का जो पहला सवाल है वो है समरा वकास साहिबा की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान में हम अपना जो नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर अगर करना चाहें तो वो कैसे चेक करें और ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। समरा, ये बड़ा अहम सवाल है। तो सबसे पहले जो आपने करना है, अभी मेरे सामने जो लैपटॉप पे मैंने लिखा है कि www.ncoc.gov.pk, ये जो आपको साथ लिखा भी आ रहा है वीडियो में भी, तो आप ये लिखेंगी सर्च बार में। जब आप इसको क्लिक करेंगी तो इसके बाद एक साइट खुलेगी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की। एक तो उसके ऊपर कोविड-19 वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही एक पेज खुला होगा। उस पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि सीनियर सिटीजन्स हैं 70+, तो उन्होंने कैसे रजिस्टर करना है। फिर है कि जिनकी उम्र 60 to 69 है उन्होंने कैसे रजिस्टर करना है। और उसके बाद है कि जो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो उन्होंने कैसे करना है। अगर जब आप इस पेज को क्लोज करेंगी तो नेक्स्ट जो आपको फिर मिलता है, तो उसमें से आपने ऊपर जो ऑप्शंस दी हुई है उसमें कोविड वैक्सीन को क्लिक करना है। जब आप कोविड वैक्सीन को क्लिक करेंगी तो उसके पास जो आपके पास पेज खुलता है उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन हैं A to Z के, जिसमें आपका वैक्सीनेशन सेंटर्स भी है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, आपकी अपॉइंटमेंट भी है, आपकी कंफर्मेशन ऑफ SMS भी है, आपके नियरेस्ट अवेलेबल वैक्सीनेशन सेंटर्स भी हैं और आप कैसे उनको चेंज कर सकती हैं। तो आप प्लीज इन डायरेक्शंस को फॉलो करें। ये मैंने आपको दिखा भी दी है साइट, और इसके ऊपर जो ऑप्शंस है वो भी आपको दिखा दिया है। तो जैसे ही आप इसको फॉलो करेंगी तो आपको अपना मतलूबा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है करीब तरीन ना सिर्फ वो मिल जाएगा, बल्कि अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। अगला जो सवाल है वो है 143 MA अली उनकी तरफ से, और उन्होंने मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने 6 दिन के बाद अपनी सिचुएशन को बताया था उस पर कमेंट किया है। और कमेंट उनका ये है, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, 60+ बुजुर्गों को जो लग रही है वैक्सीन, क्या वो कैंसाइनो है? नहीं मोहम्मद अली, एक तो उनको जो वैक्सीन अभी पाकिस्तान में जो लग रही है वो है साइनोफार्म की, और 50,000 की जो डोजेज आई हैं वो कराची में मोस्टली आई हैं और वो हैं स्पुतनिक वी की। लेकिन जो अभी आप एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बुजुर्गों को लगती हुई देखते हैं टीवी पे, तो वो है साइनोफार्म की 2 डोजेज। उन्होंने मजीद पूछा है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक जिन बुजुर्गों को लगी है फर्स्ट डोज के बाद तो वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना उनको फीवर और ना फ्लू हुआ है। पहले तो आप एक बात जहन में रखें कि अगर किसी को वैक्सीन लगने के बाद बुखार होता है, थोड़ी फ्लू की कैफियत होती है, जिस्म में दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो तैयारी कर रहा है वायरस के उस हिस्से के खिलाफ जिसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बना रहा है। तो ये परेशानी की बात नहीं होती। अगर किसी को महसूस हो ऐसा, तो अमूमी तौर पर होता भी नहीं है, लेकिन अगर 48 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन हो तो हम लोगों को कहते हैं कि वो सिर्फ पैरासीटामोल की टैबलेट्स लें और साथ रेस्ट करें, पानी पिएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी को ऐसा नहीं होगा। इसी तरह मैंने कल अपनी मेन चैनल जो है उस पर बताया था कि मेरे जो वालिदैन जो कि बुजुर्ग हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो पहली डोज लगी है, उसके बाद से अभी तक कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है और वो बेहतर हैं। तो इसलिए तमाम जो बुजुर्ग जिनकी उम्र ज्यादा है वो इत्मीनान से लगवाएं, क्योंकि जो चाइना की वैक्सीन जो पाकिस्तान में कैंसाइनो लग रही है वो है किल्ड वायरस यानी इनएक्टिवेटेड वायरस है, जो कि एक टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, जो 100 साल से जायद के अरसे की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले से ही दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। इस तरह की वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि इनकी एफिकेसी चाहे थोड़ी सी कम हो, लेकिन इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो इसलिए आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल ठीक है कि जिनको लगी है उनको अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अगला जो सवाल है वो है मुसर्रत परवीन साहिबा की तरफ से, और बड़ा अहम सवाल है और मुझे खुशी है कि उन्होंने ये सवाल पूछा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी इसका जवाब मिल जाएगा। और ये सवाल क्या है? डॉक्टर, यू डिडंट गिव मी एन आंसर, प्लीज इट इज इंपॉर्टेंट। डिड दे गिव यू एनी सर्टिफिकेट और एनीथिंग आफ्टर सेकेंड डोज दैट यू आर नाउ वैक्सीनेटेड, प्लीज आंसर इट। यानी उनका ये कहना है कि आप ये बताएं कि जो आपको वैक्सीन लगी है तो क्या उन्होंने इसके बाद आपको कोई सर्टिफिकेट दिया है, कोई आपको कोई ऐसी चीज दी है कि जो इस बात का सबूत हो कि सेकेंड डोज आपको लग चुकी है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। शुरू में जब मैं भी वहां पे गया तो मेरे जहन में ये था कि पहली और खसूसी तौर पे जो सेकंड डोज है कि उसके बाद वो मुझे कोई डॉक्यूमेंट देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि मुझे सेकंड डोज लग चुकी है। लेकिन मुझे फिर ये आइडिया हुआ है कि ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कि जो हमारा नादरा का पूरा हमारा एक डाटा होता है, तो नेशनल जो डाटा एक पोर्टल है तो उसके ऊपर आपकी ये चीज जो है ये अपडेट कर दी जाती है कि आपको सेकंड डोज लग चुकी है। क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा तो मुझे बताया गया
गया कि आपको हम बाय हैंड तो कोई चीज़ फिलहाल नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि हम रियल टाइम डाटा अपडेट कर रहे हैं तो आपका सारा ये जो रिकॉर्ड है ये नादरा को भेज दिया जाता है और वो आपकी नेशनल जो डाटाबेस है उसमें ये ऐड कर देते हैं कि आपको सेकेंड डोज लग चुकी है। तो इसलिए जब आपने कहीं पे मुल्क से बाहर जाना हो या कहीं पे भी आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये नादरा का जो ऑफिस है वहाँ से दे दी जाएगी और आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको सेकेंड डोज लग चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो आने वाले दिन हैं पूरी दुनिया उस तरफ जाएगी कि जहाँ पे या तो हर सूरत आपको PCR नेगेटिव होना चाहिए और या फिर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो ये बताए कि आपको वैक्सीन दी गई है। ये बेसिकली अगर मैं आपको एक कोट करूं एक वाकया कि अभी 4 दिन पहले 2 से 4 दिन पहले एक वाकया हुआ है कि मेरी एक कुलीग है डॉक्टर साहिबा, तो उनके अंकल और उनकी फैमिली पाकिस्तान से फ्लाई किया उन्होंने बरतानिया के लिए। वो वैक्सीनेटेड नहीं थे और जब वो गए हैं उन्होंने जब यानी कि फ्लाइट के लिए वो गए हैं तो उससे 72 आवर्स पहले यानी 3 दिन पहले आपके पास एक PCR नेगेटिव होना चाहिए। तो उन्होंने PCR नेगेटिव करवाया हुआ था, लेकिन जब वो बरतानिया पहुंचे हैं तो ना सिर्फ ये कि उनको अलामात शुरू हुई थी बल्कि वहां पे पहुंच के फैमिली के जो अक्सर लोग हैं उनको कोविड पॉजिटिव भी हुआ और उनके जो अंकल हैं क्योंकि वो डायबिटिक हैं और उनकी उम्र भी ज्यादा है तो वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं बरतानिया में। इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ आप लोग ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक, ज़्यादा से ज़्यादा जो एयरलाइंस हैं वो इस चीज़ को आपको मेक श्योर करेंगी कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, जो ये चीज़ साबित करे कि आपकी वैक्सीनेशन हुई है। और अगर फ़र्ज़ करें कि वो इस चीज़ को कंफर्म करना चाहें तो वो जैसे चाइना करता है कि वो आपकी एंटीबॉडीज़ चेक करता है और अगर आपकी IgM एंटीबॉडीज़ हों तो क्योंकि इसका मतलब होता है कि अभी आपको कोई इन्फेक्शन हुई है या अभी आपको वैक्सीनेशन हुई है तो आमतौर पर वो आपको रोक सकते हैं। लेकिन जब आपको इम्यूनोग्लोबुलिन G पॉजिटिव हो तो फिर आपको वो जाने देते हैं कि आप या इम्यून हैं या वैक्सीनेटेड हैं। तो बिल्कुल आपका सवाल अहम था, लेकिन ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हो रही है। नादरा के जो डाटा है उसमें ये इनरोलमेंट चल रही है। अगला जो सवाल है वो है मोहम्मद तौसीफ खान साहब की तरफ से और बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये भी। उन्होंने पूछा है कि इस कैनसाइनो मेड सिमिलर प्रोसीजर फॉलोइंग लाइक द साइनोफॉर्म, कि क्या कैनसाइनो और साइनोफॉर्म एक ही तरह की वैक्सीन है, एक ही तरीके से बनती है। तौसीफ ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। जो साइनोफॉर्म है वो तो जो वायरस होता है उसको पहले लेबॉर्ट्री में ग्रो करते हैं और उसको जब ग्रो करने के बाद उसको फिर केमिकली उसको किल किया जाता है, उसको इनएक्टिव बना दिया जाता है ताकि उसमें ये सलाहियत ही ना रहे कि वो हमारे जिस्म के अंदर जाके तकसीम दर तकसीम का अमल करे और उस इनएक्टिव फॉर्म को हमारे जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि अगर ये इनएक्टिव है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको कैसे पहचानेगा। होता यह है कि ये जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन होती हैं, इसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, इसके ऊपर ई प्रोटीन होती हैं, इसके अंदर RNA के साथ इसके न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होती हैं। तो ये प्रोटीन जो होती हैं ये एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। एंटीजन का मतलब है, जेन होता है जनरेशन, पैदा करना, एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी पैदा करने वाली चीज या प्रोटीन। तो चाहे ये वायरस किल्ड होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन इन जो फॉरेन एंटीजन या बाहर से आने वाली प्रोटीन्स को देख के हमारा इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम कैनसाइनो की बात करें तो कैनसाइनो में क्या किया गया है कि एक एडिनो वायरस 5 है जो इंसानों में जुकाम करता है, फ्लू करता है। तो पहले उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है इस तरीके से कि उसके ऊपर से ये एंटीजन हटा दी जाती हैं और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो DNA होता है एडिनो वायरस में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिस तरह इंसानों में 2 धागे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसको तब्दील ऐसे किया जाता है कि उसके अंदर से वो हिस्से तो निकाल दिए जाते हैं कि जो उसको अंदर तकसीम दर तकसीम करवाते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो रहने दिए जाते हैं। और उसी के अंदर फिर कोरोना वायरस का भी जो RNA है यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो एक धागा होता है, उसको पहले तब्दील करते हैं DNA में, फिर उसको DNA को रखा जाता है उस एडिनो वायरस के अंदर और उसको वैक्सीन की शक्ल में हमारे अंदर डाल दिया जाता है। तो जब वो हमारे जिस्म में जाता है तो वहां पे हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाके ये जो DNA है ये पहले तब्दील होता है RNA में, RNA आता है न्यूक्लियस से बाहर, वहां पे इससे बनती है स्पाइक प्रोटीन और उन स्पाइक प्रोटीन को सेल्स की जब सतह पे शो करता है हमारा सेल तो फिर उसके खिलाफ बनती है एंटीबॉडीज। तो इन दोनों में ये फर्क है क्योंकि एडिनो वायरस की टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है। 2014 में जब इबोला वायरस की इन्फेक्शन आई तो उसके खिलाफ इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया, लेकिन जो साइनोफॉर्म की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा सेफ है। एडिनो वायरस भी, क्योंकि पाकिस्तान में कैनसाइनो की जो वैक्सीन थी वो एडिनो वायरस बेस्ड है,
एडिनोवायरस 5 बेस्ड है और तकरीबन 17,900 लोगों पे पाकिस्तान में ट्रायल हुए हैं। तो प्लेसिबो के अलावा जिनको वैक्सीन लगी है तो उनमें बहुत कम साइड इफेक्ट आए हैं और पाकिस्तान में इसकी एफिकेसी भी 70% से ज़्यादा आई है। तो दोस्त ये वो फ़र्क है और ये सवाल बड़ा अहम था, इसलिए आपका शुक्रिया कि आपने एक अहम सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है और वो अक्सर मुझसे ये पूछते भी हैं। अगला जो सवाल है वो है मलक इशफाक साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि माशाल्लाह आपकी बातें सुनकर बहुत तसल्ली होती है, हिम्मत बढ़ती है और आपकी वीडियो फैमिली में और दोस्तों में शेयर करता हूं जो कि बहुत पसंद की जाती हैं। 22 मार्च को इस्लामाबाद से इन्होंने जो वैक्सीन की पहली डोज जो है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से लगवाई है। वहाँ पे इनके मुताबिक कोई रश नहीं था और तकरीबन 10 मिनट के अंदर इनको वैक्सीन लग गई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लिखा हुआ कि वो काफ़ी बेहतर हैं। और दूसरा है कि उनको बेसिकली फिर उन्होंने अपने थोड़ा सा एलर्जी का जिक्र किया है कि जो उनको पोलन से होती है वो रूटीन की उन्होंने एक बात की है कि वो इनहेलर भी इस्तेमाल करते हैं। पहले तो मलक इशफाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप वीडियोस शेयर करते हैं और इन वीडियोस के बनाने का मकसद भी सिर्फ ये है कि क्योंकि एक चीज़ फिलहाल हर चीज़ को तंग कर रही है, बच्चों की तालीम को तंग कर रही है, हमारे रोज़गार को तंग कर रही है, हमारे ट्रैवलिंग को तंग कर रही है, हमारे आपस के रिश्तों को तंग कर रही है, हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बना हुआ है। तो क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है इसके ऊपर बात करने की, तो मैंने इन सब सूरत हाल को देखते हुए मेरे ज़हन में यही बात आती है कि बाकी सारी बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह जब ये पैंडेमिक चली जाती है, लेकिन इस वक्त कोशिश की जाए कि उर्दू में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जाए और कोशिश की जाए कि मालूमात जो हैं वो अपडेटेड हों, क्योंकि ये मालूमात बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हैं। तो कोशिश की जाए कि नई बातों का पता चले तो लोगों को सादा और आसान तरीन अल्फाज में ये नई बातें पहुंचाई जाए। अब जैसे आपने बताया है कि आपको भी वैक्सीन लगी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर हैं, तो तमाम दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के लोग भी इस पेंडेमिक से जो निकलेंगे तो उसकी 2-3 हमें सूरत हाल नजर आती हैं कि या तो अचानक ही ये वायरस गायब हो जाए, जैसे SARS-CoV-1 में हुआ कि उसमें कोई ना कोई ऐसी तब्दीली आई कि उसके बाद वो 8 से 10 हज़ार लोगों को खत्म हो गया, गायब हो गया। दूसरी फिर ये है कि जो हमारे 60 से 70% लोग हैं उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए, कुदरती तौर पे नेचुरली एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है। तीसरा ये है कि नेचुरल इन्फेक्शन के साथ साथ लोग वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज पैदा हों तो वो टोटल जो तादाद जब 60-70% हो जाएगी तो तब भी ये वायरस को बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी और ये चला जाएगा। अभी तक बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे जानने वाले जिनको कभी पहले या तो इन्फेक्शन हुई थी कोरोना की, अगर नहीं भी हुई थी उनको शक था, तो उन्होंने जब अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाई हैं तो आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे लोगों को एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों के अलावा, हमारे उन लोगों के अलावा कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और वो जब इसका शिकार होते हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आती हैं, तो उसके अलावा अक्सरियत लोगों की जो है वो महफूज है। ये वो चीजों उस बेस पे मैं बात कर रहा हूं कि जैसे हमारे मार्केट्स में अगर आप जाएं, जितना रश होता है, लोग SOPs का ख्याल नहीं रखते। अगर खुदा ना खास्ता हमारी से 60-70% आबादी 30 साल से कम ना होती तो यहाँ पे हालात बहुत मुख्तलिफ होते। तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ पॉजिटिव देखें, आप एक मुस्बत पहलू इसको देखें और आपने कोशिश करनी है कि अगर किसी भी तरह से मुस्बत तरीके से आप इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं तो ज़रूर डालें। आज का जो आखिरी सवाल है दोस्तों वो है वाजिद हामिद की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि इफ़ द पर्सन हु हैज़ बीन वैक्सीनेटेड एंड डू नॉट डिवेलप सफिशिएंट इम्यूनिटी शुड ही ट्राई कैनसाइनो वैक्सीन। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि अगर किसी को वैक्सीन लगती है और वो उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा नहीं होती है तो क्या उसको कैनसाइनो लगवा लेनी चाहिए। यानी इनका ये कहना है कि अगर किसी को साइनोफॉर्म लगी हुई हो। देखिए, जब हम बात करते हैं ना वैक्सीनेशन के, हम कहते हैं कि फ़लाँ जो वैक्सीन है वो 70% इफेक्टिव है, फ़लाँ 80% इफेक्टिव है, फ़लाँ 94-95% इफेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा शख्स जिसको ये वैक्सीन लगी है, अगर 100 लोगों को लगी है, फर्ज करते हैं कि 80% एफिकेसी है, तो इनमें से 20 वो लोग हैं जिनको PCR पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन बाकी जो है वो इम्यून रहेंगे। देखिए, अगर वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि आपको PCR नेगेटिव आए, PCR पॉजिटिव आए, बल्कि इसका फायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो लोग जिनको 20-100 में से कि जिनको पॉजिटिव भी आ गया तो उनको अलामात आई भी अगर तो हल्की आएंगी और इतनी नहीं आएंगी कि खुदा न खास्ता उनको हॉस्पिटल में जाना पड़े। क्योंकि अभी तक ऑन रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि किसी को वैक्सीन लगी हो और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई हो इन्फेक्शन होने के बाद कि जब उसमें प्रोटेक्शन आ गई हो कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़े। इसलिए पहली तो बात यह है कि इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर एक वैक्सीन लगी है तो वो इफेक्टिव ना हो। तो दूसरा यह है कि पता कैसे चलेगा कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं। एक तो तरीका यह है कि लोग अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाएंगे सेकंड डोज के 2 हफ्ते के बाद,
या फिर अगर सिंगल शॉट है तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते के बाद, क्योंकि अभी तक का जो स्टडीज हैं, जो रिकॉर्ड है, वो ये बताता है कि वैक्सीन लगने के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज बढ़ती हैं। लेकिन बाज़ इदारों में, आलमी इदारों में ये किया गया कि वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ को जब वैक्सीन लगी हैं तो स्टडी के तौर पे और वैक्सीन की सेकेंड शॉट के बाद, क्योंकि बाहर के मुल्कों में आम तौर पे मॉडर्ना और फाइजर लग रही है, तो उन्होंने सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद से हर हफ्ते अपने जो मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके अंदर नेज़ल स्वैब चेक किए हैं, जो पीसीआर करते हैं वो चेक किए हैं, चाहे उनमें अलामात ना हो, स्टडी के तौर पे। तो उनको ये पता चला है कि पॉजिटिविटी रेट सेकेंड डोज के 4 से 5 हफ्ते के बाद 0.05% पे आ गया है। 0.05% का मतलब है कि बहुत कम हो गया है। तो इसलिए आप इत्मीनान रखें कि एक तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरा एक और बात है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो ये बात है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये शायद आपको कहा जाएगा कि अगर आपने एक वैक्सीन की पहली डोज फलां की लगवाई है तो आप दूसरी कोई और लगवा लें, क्योंकि इसे हेट्रोजनस कहा गया है कि जो आपको ज़्यादा, यानी प्राइमिंग आपकी ऐसे होती है कि आपको जब एक के बाद दूसरी वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन का के अंदर जो प्रोटीन होती है, यानी कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन के अलावा मैं बात कर रहा हूं, तो उनके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनी भी हो तो जब आप दूसरी डोज कोई और वैक्सीन लगेगी तो वो एंटीबॉडीज, आपका इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसकी एफिकेसी बेहतर हो जाएगी। कहते ये हैं कि आने वाले दिनों में, बल्कि अभी भी ऐसे ट्रायल चल रहे हैं कि जिसमें कुछ लोगों को अगर एक वैक्सीन लगी है तो अगली डोज में कोई और लगाई जाती है और फिर उसका रिस्पांस देखा जा रहा है। तो इसके भी जब रिजल्ट आएंगे तो मैं आप दोस्तों से जरूर शेयर करूंगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपके कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप कोई ना कोई मुझसे सवाल ज़रूर पूछें, ख़ासतौर पे जो कोविड से मुतालिक हो, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूं। और ये भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस चैनल पे भी ज़रूर कोई ना कोई अपडेटेड वीडियो बनाता रहूं कोरोना से मुतालिक, और जब कोरोना से मुतालिक वीडियो नहीं बनेगी तो फिर इंशाल्लाह इस पर आपको कार्डियोलॉजी की खसूसी तौर पर जो दिल के मुतालिक वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।